आओ बच्चों, एड के डी हिंदी व्याकरण में आपका स्वागत है। आज टॉपिक है समास। समास परिभाषा। समास मुख्य रूप से दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहा जाता है। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 कर्मधारय समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। अब आते हैं हम अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय अथवा प्रधान हो, अव्यय अथवा प्रधान हो अथवा अव्यय प्रधान या उपसर्ग से बना हो या उपसर्ग हो तो अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे समास के समासिक शब्द, समास विग्रह और समास का नाम। प्रतिदिन यानी प्रतिदिन का मतलब रोजाना, यानी ये कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। दूसरा है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो ये कौन सा? अव्ययीभाव समास। आजन्म, जन्म के अनुसार यानी अव्ययीभाव समास। इस प्रकार से ये अव्ययीभाव समास हुए। आगे है तत्पुरुष समास। जिस समास में समास का दूसरा पद प्रधान हो या विभक्तियों का लोप हो, लोप माने छिपना, तो तत्पुरुष समास कहलाता है। विभक्तियों का लोप हो यानी जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो। अगर प्रधान जैसे समझ में नहीं आता, इसका मतलब आशा है यानी विभक्तियों का लोप हो, लोप माने छिपना, तो ये तत्पुरुष समास कहलाते हैं। आगे इसके उदाहरण हैं जैसे रसोईघर का विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर। अब जी क्या है? ये विभक्ति है, के है, ये विभक्ति है और समास का नाम तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो ये विभक्ति है, राजा का पुत्र, ये इसमें छिपी है। राजा का पुत्र, राजपुत्र, इसमें का विभक्ति इसमें छिप जाती है, तो ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसकी सीधी सी पहचान है, इसमें विभक्तियों का लोप होता है। का है, के लिए है, पर है, में है, ये विभक्तियां 8 होती हैं, ये इसमें तत्पुरुष समास में छपी होती हैं। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो इसमें भी के लिए ये विभक्ति है, ये छिपी हुई है इसमें। तो इस प्रकार से हम तत्पुरुष समास के उदाहरण समझ सकते हैं। ये आगे नंबर 3 है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो या दो पदों के बीच समास सूचक चिन्ह हो तथा विग्रह करते समय और का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, इसमें समास सूचक चिन्ह भी है। माता और पिता विग्रह करते समय और का भी प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हम ये इनके पहचान चिन्ह समझ सकते हैं। और समास का नाम है द्वंद्व समास। भेड़ बकरी, इसमें भी समास सूचक चिन्ह है और भेड़ और बकरी और का भी इसमें प्रयोग हुआ है, विग्रह करते समय और का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार से सुख और सुख दुख, तो इसमें भी डैश लगा हुआ है यानी समासूचक चिन्ह है और विग्रह करते समय और का भी प्रयोग हो रहा है।
इस प्रकार से ये समास बिल्कुल सीधी सी पहचान है। माता और पिता यानी माता पिता के बीच में समास सूचक चिन्ह भी है, भेड़ बकरी के बीच में भी चिन्ह है, और सुख और दुख इसमें भी समास सूचक का चिन्ह है। विग्रह करते समय तीनों समासों में देखो, तीनों उदाहरणों में और का विग्रह करते समय सीधा सा सी पहचान है, द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, ये समास का नाम द्वंद्व समास होगा। आगे है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौमासा, चौमासा, चौ माने चार, मासा माने महीना, 4 महीने का समय, 4 माह का समय। और द्विगु समास का नाम होगा द्विगु समास। पंचवटी, पांच बटी माने वृक्ष, 5 वृक्षों का स्थान, 5 वृक्षों का समूह, 5 वृक्षों का समय, तो 5 ये द्विगु समास कहलाता है। चौराहा, चौ माने 4, राह माने रास्ता, 4 राहों का स्थान, 4 राहों का स्थान चौराहा कहलाएगा। ये समास द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है, पांचवा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष का मतलब होता है संज्ञा, विशेष होता है हो तो कर्मधारय पहला विशेषण तथा दूसरा पद विशेष अथवा विशेष यानी संज्ञा हो तो कर्मधारय समास कहलाता है। जिसके जैसे समासिक पद लाल टोपी, लाल क्या है? विशेषण है। लाल क्या है? विशेषण है। टोपी संज्ञा है, विशेष। तो लाल है टोपी, दोनों को हम अलग अलग विग्रह कर देते हैं। ठीक है, इस समास का नाम कर्मधारय समास है। काला घोड़ा, काला घोड़ा, काला है घोड़ा, काला क्या है? विशेषण है। घोड़ा क्या है? विशेष संज्ञा है। इस तरीके कर्मधारय समास होगा। आगे है नीला पेन। नीला क्या है? नीला है पेन। यहाँ 2 शब्द हो रहे हैं, अलग 2 पद हो रहे हैं, एक नीला एक पेन। नीला क्या है? नीला एक विशेषण है और पेन विशेष है, संज्ञा है। इस प्रकार से कर्मधारय समास होगा। आगे है छठवां है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि का मतलब यानी जिस समास में कोई 2 पद मिलकर नए अर्थ का बोध कराए, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे समासिक पद, समास विग्रह, समास का नाम। पीतांबर, पीले अंबर, पीतांबर। यहाँ पे एक ये होता है कि ये पीला जो है ये कर्मधारय के अंतर्गत भी आता है, लेकिन जब दोनों पद मिलकर के अगर नए अर्थ का बोध करा देते हैं तो वो समास फिर क्या होता है? तो ये अर्थात श्री कृष्ण, पीले वस्त्र को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। अब यहाँ यानी अगर केवल पीले वाली बात आती है, यदि कोई विशेषण पाकर केवल बात रह जाती है तो ये कर्मधारय के अंतर्गत आता है। अन्यथा अगर नए शब्द का बोध दोनों पद मिलकर के नए शब्द का बोध कराते हैं तो वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार लंबोदर लंबा है उदर अर्थात गणेश, यह कौन सी? बहुब्रीहि समास है। दशानन, इसमें भी एक द्विगु समास जैसी परिभाषा के अंतर्गत आता है। 10 क्या है? संख्यावाचक शब्द है। तो 10 धन आनन माने शीश, तो ये क्या है? संख्या 10 संख्या है, लेकिन जब 2 पद आपस में मिलकर के एक नए पद का बोध कराते हैं तो वो फिर
द्विगु समास की जगह वहां क्या बन जाता है, 10 की जगह, यानी फिर दोनों पद का मिलकर के नए अर्थ का बोध कराते हैं, अर्थात रावण, 10 शीश किसके, रावण के। तो ये क्या होता है, यदि कोई विशेषता बताता है तो कर्मधारय के अंतर्गत आता है वो, जब और कोई संख्या वाली पहला पद संख्यावाचक हो जाता है तो वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। लेकिन इस बहुब्री समास में ऐसा होता है कि पहला पद और दूसरों पद दोनों मिलकर के यदि नए शब्द का अर्थ का बोध हो तो वहां फिर वो बहुब्री के अंतर्गत चला जाता है। कभी कभी बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्विगु समास और कर्मधारय बहुब्री में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुब्री की एक सीधी सी पहचान है कि दोनों यदि पद मिलकर के नए अर्थ का बोध होता है तो बहुब्री होता है, अन्यथा पहला पद विशेषण होता है तो वो कर्मधारय के अंतर्गत आता है, और यदि पहला पद संख्यावाचक होता है तो द्विगु के अंतर्गत आता है। लेकिन जब दोनों पद मिलकर के नए शब्द का बोध कराएं, नए अर्थ का बोध होता है तो वो बहुब्री समास कहलाता है। इस प्रकार से हमारे सभी 6 समास और उसकी समासों की परिभाषा, प्रत्येक समास की परिभाषा और उदाहरण सहित पूर्ण हुए। लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें।